गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक था। इस काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, जिसे काला अयस्क भी कहते थे। चित्र धूसर मृदभांड का भी उपयोग इस प्रारंभ किया गया। लोहे की मदद से कृषि यंत्र हथियार बनने लगे। लोहे की मदद से कृषि उपकरण बनने लगे, हथियार बनने लगे। कृषि का विकास हुआ। कृषि के विकास के साथ ही पशुओं के प्रति सम्मान की बात भी कही जाने लगी। अथर्ववेद में गाय के प्रति सम्मान का उल्लेख किया गया है। गौवध के लिए मृत्यु दंड का उल्लेख किया गया था। अन्न में जौ, जिसे यव भी कहते हैं, मूंग, उड़द की दाल, तिल, गेहूं व धान के उल्लेख मिलते हैं। कृषि की आय से राजा को एक निश्चित भाग मिलने लगा। जो पहले अनियमित था, एक अनियमित बलि के तौर पर दिया जाता था, वो अब नियमित टैक्स के रूप में वसूला जाने लगा था। व्यापार का भी विकास हुआ। व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहते थे और श्रेणी के उस मुखिया को श्रेष्ठिन कहा जाता था। कबीले का प्रमुख राजा होता था, जिसे राज या राजन कहते थे। आभूषणों की बात करूं तो गले में पहने जाने वाला एक स्वर्ण आभूषण था, जिसका नाम था निशाका। कहीं कहीं इसे निष्क भी कहते हैं। गले का स्वर्ण था। जैन धर्म की जातक कथाओं सॉरी बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में सोने के इस निष्क को लेन देन के रूप में भी माना जाता था। भूमियों का प्रयोग भी था। भूमियों का उपयोग था। भूमियों का भी उपयोग 4 प्रकार से था। उर्वरक, उपजाऊ भूमि, मरु अनुपजाऊ भूमि, नदी, मृत्तिका, भूमि के प्रकार लिखेंगे अब। भूमि के प्रकारों में पहला था उर्वरा उपजाऊ भूमि। दूसरा था मरु अनुपजाऊ भूमि। तीसरा था नदी मातृका। जो नदी मातृका थी, ये वह भूमि थी जो नदी द्वारा सिंचित भूमि थी।
उर्वरा भूमि जो आपकी थी वो उपजाऊ भूमि थी। मरुभूमि उस भूमि को कहते थे जो अनुपजाऊ भूमि होती थी। नदी मात्र का भूमि जो नदी द्वारा सिंचित की जाती थी, नदी नदी से जिसकी सिंचाई होती थी। एक थी देव मात्र का। देव मात्र का मतलब जो देवताओं द्वारा सिंचित होती थी, मतलब वर्षा द्वारा। आगे हमारा अगला टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था। टॉपिक स्टार्ट होता है राजनीतिक व्यवस्था से। विशाल और विस्तृत राज्यों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। क्षेत्रीय विस्तार राजा का प्रमुख उद्देश्य हो गया था। पुराने समय में क्षेत्रों का विस्तार करने में राजाओं की प्रमुख भूमिका रही। भूमि से कृषिगत आय प्राप्त होने लगी थी क्योंकि लोहे के हथियार और कृषि यंत्रों का विकास होने लगा था। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ही ब्राह्मण वर्ग ने राजा की सहायता प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों और यज्ञों का प्रारंभ किया। जिनमें कुछ यज्ञों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, लिखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था में राजा की सहायता हेतु यज्ञ के प्रकार। तीन प्रकार थे। पहला था वाजपेयी यज्ञ। इनके बारे में बस नाम लिखेंगे, ज़्यादा जानकारी लिखने की जरूरत नहीं है। जानकारी आप नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर ले, मैं बता दूंगा। दूसरा रहा था राजसूय यज्ञ। इसे राजसूय यज्ञ भी कहते थे। तीसरा आप अच्छी तरह जानते होंगे, अश्वमेध यज्ञ। बात करें वाजपेयी यज्ञ की, ये पे है। इसमें सुरापान किया जाता था। राजा उच्च अधिकारी के घर जाता था और उन्हें रत्न बलि प्रदान करता था। अगला है राजसूय यज्ञ। इस यज्ञ में राजा को रथों की दौड़ में विजेता बनाया जाता था। और अगला है अश्वमेध यज्ञ। यह यज्ञ था कि इसमें यज्ञ से पहले इस कुछ कंडीशन थी जो मैं बता रहा हूँ।
इस यज्ञ से पहले अश्व को 1 वर्ष के लिए अपनी इच्छा से भ्रमण करने दिया जाता था। जिस क्षेत्र में अश्व विचरण करता था, उस क्षेत्र के शासक को या तो अधीनता स्वीकार करनी होती थी, अन्यथा युद्ध करना होता था। और 1 वर्ष के पश्चात उस अश्व की बलि दे दी जाती थी, जैसा कि श्री राम ने किया था अश्वमेध यज्ञ, आप सभी जानते होंगे। 1 मिनट। हेलो। हाँ, तो इसके बाद की हम बात करते हैं तो सामाजिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक काल में वर्णों की व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। वर्ण व्यवस्था आप सभी जानते होंगे। हेडिंग डालेंगे सामाजिक जीवन। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था। क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, वैश्य वर्ग, उस समय इन 3 वर्गों का वर्णन था। पहला था क्षत्रिय वर्ग, दूसरा था ब्राह्मण वर्ग, तीसरा था वैश्य वर्ग। स्थायी सेना के गठन और कृषि में विकास से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति और प्रभाव स्थापित हो गई थी। ब्राह्मण वर्ग राजा द्वारा संरक्षित इस वर्ग को कहते थे। आजीविका का प्रमुख जो साधन था वह शिक्षा प्रदान करना था। वैश्य वर्ग के बारे में मैं कहूँ तो यह वर्ग प्राथमिक कार्य जैसे कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ था। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में महिला को अर्धांगिनी कहा गया था। उस समय गार्गी, मैत्री और वाचक नामी प्रसिद्ध विदुषी विद्वान थे। कौन कौन थे? गार्गी, मैत्री और वाचक नामी प्रसिद्ध विदुषी थे। विदुषी महिलाओं के लिए कहते थे और पुरुषों के लिए कहते हैं।
विद्वान। प्रसिद्ध कथा है गार्गी और याज्ञवल्क्य जी की, जिसमें गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी को पराजित किया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। पूर्व वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति बदतर हो गई थी इस काल में। पूर्व वैदिक काल में जहाँ महिलाओं को सभा और सम्मेलन में जाने की छूट थी, वहाँ पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में समिति और सभाओं में प्रवेश निषेध हो गया था। बहुविवाह बहुविवाह दहेज प्रथा प्रचलित हो गई थी। बहुविवाह मतलब एक से अधिक विवाह। महिलाओं ने उपनयन संस्कार का अधिकार भी खो दिया था। धर्म की बात करें तो धर्म में पहले अग्निदेव और इंद्रदेव प्रमुख देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में प्रजापति प्रमुख देवता हो गए। पूर्व वैदिक काल में महादेव को भी प्रमुख स्थान प्राप्त था। इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव को नियंत्रक माना जाता था। देवताओं को नियंत्रण करने वाले। यहाँ तक कि लोकप्रियता के आधार पर श्लोकों का भी समर्पण किया गया था। जैसे इंद्रदेव के लिए 250 श्लोक थे, अग्निदेव के लिए 200 श्लोक थे और सोमदेव के लिए श्लोकों का समर्पण था। अगला टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा वैदिक साहित्य।
वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग था श्रुति और दूसरा भाग था स्मृति। श्रुति साहित्य के अंतर्गत हमारे चारों वेद आते थे। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। स्मृति के अंतर्गत आते थे चार उपवेद और छह वेदा। चार उपवेद कौन कौन से थे? पहला था आयुर्वेद, शिल्पवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद। छह वेदांगों की बात करूं, पहले नंबर पे आती थी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हमारी स्टार्टिंग होगी, पहला टॉपिक रहेगा ऋग्वेद। वैदिक साहित्य आपका कल समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए लगातार। धन्यवाद।